वो क्या चीज थी जिसमें से हम टूटे? वो कौन सा एक पत्थर था जिसके टूटने से 6743 टुकड़े हो गए? वो कौन सी एक जात थी जिसके टूटने से 6743 हो गए? वो कौन सी संस्कृति थी जिसके टूटने से 6743 टुकड़े हो गए? वो कौन सा कल्चर था जिसके बिखरने से इतनी सारी जातियां बनी है? वो कौन सी चीज थी जिसके बिखरने से हम सारे बिखरे बिखरे घूम रहे हैं और इतने टुकड़ों में टूट चुके हैं कि अपने अधिकार खोए चले जा रहे हैं, 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 कुछ मिल नहीं रहा। ऑनलाइन बैठे हुए संघ को नमन, दुनिया के पुरातन संघ को नमन, दुनिया में उपस्थित सभी संघों को, जो चाहे संघ में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हैं, उनको नमन, संतों को बंदावी। पिछले 4 साढ़े 4 साल हो गए हम ये मीटिंग बेनागा चला रहे हैं, रोजाना चला रहे हैं, बिना किसी इंटरप्शन के चलाई है। उन दिनों पे भी चलाई है जिन जिन दिनों पे लोग त्योहारों में बिजी रहते हैं, उन दिनों पे भी चलाई है जिन जिन दिनों पे लोग किसी कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं, उन दिनों में भी चलाई है जब लोग अपने पर्सनल काम में भी बिजी रहते हैं, और उन दिनों में भी चलाई है जब संघ के एक्टिव लोग जो इस मीटिंग को चलाने में पार्टिसिपेट करते हैं वो या तो रास्ते में है, ट्रेवल में है, या किसी फिजिकल संगति में है। लेकिन ये मीटिंग कभी रुकी नहीं है। ये मीटिंग का जो कारवां है वो कभी थमा नहीं है। और ये सबसे अनोखी बात है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि एक समय ऐसा आएगा कि हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएंगे और बताया जाएगा कि अगर एक कोई ऑनलाइन मीटिंग लगातार बेनागा रोज 8 बजे चली है तो वो समर संघ की मीटिंग है। और उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अच्छे अच्छे लोगों के पसीने निकल जाएंगे वो, लेकिन वो रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस काम को कर लेंगे। अब से 4-5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस लगा था, तो मुझे एक वकील साहब का फोन आया। उन्होंने बताया कि वो जो बोध गया में मामला चल रहा है उसको लेके हमने एक रिट पिटीशन दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और उस मामले में हमें बहस करनी है। आप भी हमारे साथ आ जाओ और उस मामले में हम बहस करेंगे। मैंने उनसे कहा कि आपको इतना समय हो गया कोर्टों में काम करते करते, वो बड़े मेरे से उम्र में ज्यादा ही हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको इतना समय हो गया अदालतों में काम करते करते, कोर्टों में काम करते करते, तो आप जरा मुझे ये बताइए कि क्या आज तक कुछ भी अदालतों से हम मांगने गए हैं एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, एज अ ग्रुप, या कोई भी ऐसी चीज हमने किसी कोर्ट से मांगी है जिससे हमारे समाज का भला होता हो, क्या वो हमको मिली है? वो कहने लगे नहीं मिली है। मैंने कहा भी मुझे ये बताओ कि मैं अभिषेक राज सिंह एडवोकेट एज एन इंडिविजुअल अपने किसी मुकदमे में मैं कोर्ट में जाऊं, या अपने किसी मुवक्किल के लिए मैं कोर्ट में जाऊं, या मैं अपने किसी आदमी के लिए कोर्ट में जाऊं जो समण है और उसके इंडिविजुअल अधिकार के लिए मैं कोर्ट में लड़ाई लड़ूं, तो क्या वो लड़ाई हमने जीती है? उन्होंने कहा हाँ बहुत बार जीती है। मैंने कहा आपने इतने सारे मुकदमे लड़े, क्या कोई मुकदमा ऐसा है जो आप ना जीते हो? कह रहे नहीं, वो तो मेरिट डीमेरिट पे डिसाइड होता है। मतलब मुकदमे को देखा जाता है, तब तय किया जाता है कि मुकदमे में कुछ जान है तो वो जीता जाएगा, और जान नहीं है तो वो नहीं जीता जाएगा। मतलब ये है, मैंने उनसे कहा कि मतलब ये है कि आप अगर कोर्ट में एज एन इंडिविजुअल जाओगे तो आपको वैसे ही देखा जाएगा जैसे बाकी सबको देखा जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप सोसाइटी के लिए कुछ लेने जाओगे तो आपको ऐसा देखा जाएगा कि जैसे ये जमात अलग है, और इस जमात को अगर आप कुछ दे दोगे तो कल को ये जमात धीरे धीरे करके अपने जो बाकी की चीजें हैं वो लेने के लिए कोर्टों के दरवाजे बार बार खटखटाएगी, और फिर एक बार अगर देने का सिलसिला चल दिया तो फिर इनको बार बार देना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा हाँ यही बात है। तो मैंने कहा भैया जब अभी तक मिला नहीं है तो अब काहे को दोबारा जा रहे हो? क्यों सुप्रीम कोर्ट से मोहर लगा के आ रहे हो? कह रहे जी नहीं, वो हमें जो एक्ट है ना, बोध गया टेम्पल एक्ट, हमें उसको रिपील कराना है, हमें उसको हटवाना है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये हटे ना हटे, पहली बात तो ये हटेगा नहीं, क्योंकि अगर आपको हट गया तो आपको एज अ कम्युनिटी एज अ होल कुछ मिल जाएगा, और दूसरी बात अगर ये नहीं हटा तो आप इस पे सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगवा के ले आओगे, फिर इसे कोई सरकार भी नहीं हटाएगी।
फिर इसे कोई रिपील नहीं करेगा, फिर इसको पार्लियामेंट भी रिपील नहीं करेगा, फिर इस पे कोई स्टेट गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस नहीं लेके आएगी। उनको मेरी बात समझ तो आई, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी नहीं। फिर मैंने उस केस की ऑर्डर शीट देखी। उस ऑर्डर शीट में 50 से ऊपर वकील हैं। उस ऑर्डर शीट में बहुत सारी एप्लीकेशन फाइल हुई हैं। जैसे ही ये मुकदमा कोर्ट में गया, वैसे ही अलग अलग वकीलों ने, अलग अलग ग्रुपों ने, अलग अलग संगठनों ने उसमें एप्लीकेशन दायर कर दी कि कल को अगर कुछ आएगा, अगर कुछ फेवर में आ गया, तो इस लड़ाई में हमारा नाम भी जाना चाहिए, इस लड़ाई में हम भी दिखाई देने चाहिए। हमें भी कहने को हो जाएगा कि जी फलाने फलाने काम में जब कोर्ट में मुकदमा लड़ा गया था तो हम भी थे, हमारा भी इसमें योगदान है। फिर उस योगदान के बलबूते पे वो अलग अलग मंचों पे जाने की तैयारी करेंगे। वो अलग अलग मंचों पे जाके वहां अपनी छाती पीट पीट के चिल्लाएंगे, जोर जोर से दाड़ेंगे, कहेंगे देखो हमने क्या करा दिया, देखो हमने एक्ट रिपील करा दिया, देखो हम सुप्रीम कोर्ट से ले आए। हालांकि मिलने वाला कुछ नहीं है। इस चीज की गारंटी है कि कम्युनिटी एज अ होल को मिलने वाला कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी सब अपने अपने इक्के फेंकते हैं, सब अपने अपने पत्ते फेंकते हैं, सब अपनी अपनी कोशिश करते हैं कि कहीं कुछ मिल जाए। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, जब संविधान में अधिकार है तो उसको एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये देख लेना चाहिए इतिहास के पन्नों को पलट के कि इतने समय से जो हम सामाजिक रूप में हाथ जोड़ के किसी कोर्ट के आगे जाते हैं, किसी बॉडी के आगे जाते हैं, किसी क्वाजी जुडिशियल बॉडी के आगे जाते हैं, किसी कंप्लीट जुडिशियल बॉडी के आगे जाते हैं, तो क्या हमें कुछ मिलता है? इन चीजों का भी आकलन कर लेना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का आकलन करने से हमको यह पता चल जाता है कि मिलने वाली चीजें क्या हैं और ना मिलने वाली चीजें क्या हैं। इतिहास तो यही कहता है। छोटा सा बच्चा हुआ करता था मैं, बहुत छोटा सा, तब अपने पिताजी के साथ, अपने चाचा के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आंदोलनों आंदोलनों में जाया करता था। मीटिंगें लगती थी, धरने होते थे, वहां जाया करते थे। और उस समय पे एक मुद्दा चलता था, प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा। वो हमारे पैदा होने से पहले से चल रहा था। वो जब हम छोटे छोटे अपने बड़ों का हाथ पकड़ के उन मीटिंगों में जाया करते थे, वो तब भी चलता था। हम जब जवान हो रहे थे, वो तब भी चलता था। अब हम एक बच्चे के बाप हो गए हैं और वो मुद्दा आज भी वैसे का वैसा चल रहा है। कोर्ट एक ऐसा ऑर्डर पास करती है जिसको लेके जाया जाता है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट कहती है कि हमने इसको ऐसे ऐसे अप्लाई कर दिया, तो फिर उठ के चले जाते हैं जी कोर्ट के पास, जी हमने जो मांगा था हमको तो दिया ही नहीं सरकार ने, हमने जो मांगा था एग्जीक्यूटिव बॉडी ने हमको दिया ही नहीं। और यही चल रहा है। हम जाते हैं, अपने अच्छे के लिए हो जाता है बुरा, और कई बार तो ऐसा होता है कि हम जाते भी नहीं है। कोर्ट किसी और मुकदमे में, जहां अदालत में कोई आदमी कुछ मांगने गया है, वहां पे उसको दिया नहीं दिया, लेकिन जबरदस्ती हमको घसीट लिया। आओ तुम्हारा आरक्षण चेक कर लें, आओ तुम्हारा डेवलपमेंट चेक कर लें, आओ जरा ये चेक कर लें कि तुम में से कितने लोग सक्षम हुए हैं, आओ जरा ये चेक कर लें कि तुम में से कितने लोगों के पास पैसे आ गए हैं, आओ जरा ये चेक कर लें कि तुम में से कितने लोगों के पास गाड़ियां हैं। अपने आप हो जाता है। तो आपको बिना मांगे क्लासिफिकेशन दे दी जाती है। लो जरा तुम क्लासिफिकेशन पकड़ लो, तुम्हारे अंदर डिवीजन तो है ही, एक डिवीजन और ले लो। यह प्रक्रिया लगातार चल रही है और यह प्रक्रिया को चलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसमें कोर्टों की कोई गलती नहीं है, इसमें अदालतों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट हमें कुछ देती नहीं है, इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि हाई कोर्ट हमें कुछ देती नहीं है, इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे जो वकील हैं वो अक्षम हैं, इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि हमने अपने मुकदमे की ठीक से तैयारी नहीं करी। इसमें जो बारीक बात है देखने की वो ये है कि आप जरा ये देखो कि जब आप एक चीज वहां मांगने गए हो, आप एक चीज वहां सीख कर रहे हो, तो आपको वो नहीं मिल रही है, तो उसका कारण यह है कि टूटे हुए लोगों को, बिखरे हुए लोगों को भीख भी नहीं देता कोई। अधिकार तो आप छोड़ो, आप वहां कुछ नहीं मांग रहे हो, फिर भी आपको जबरदस्ती बुला के वो चीज पकड़ाई जा रही है जो आपने कभी मांगी नहीं है, जिससे आपका ही नुकसान हो रहा है और दूसरों का फायदा हो रहा है। तो ऐसे लोगों को, जो टूटे हुए बिखरे हुए लोग होते हैं, उनको वो चीज दी जाती है जिससे उनकी कमजोरी बरकरार रहे, बनी रहे, सदा के लिए रहे, और वो इकट्ठे ना हो पाए। वो ये सोच ही ना पाए कि हमारे असल अधिकार क्या हैं जो हमको मिलने चाहिए। और ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। ये प्रक्रिया जब से हमारे यहां कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुई हैं वो तब से लगातार चल रही है। कारण सिर्फ एक है कि सोशल इश्यूज पे जब भी जाएंगे और बिखरे हुए होंगे और टूटे हुए होंगे तो कुछ भी हमको मिलेगा नहीं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था।
पुराने समय में ऐसा नहीं होता था कि हमने कुछ मांगा और हमको मिला ना हो। अव्वल तो हम मांगते ही नहीं थे, हम देने वाले लोग थे, हम दाता लोग थे, हम देवता लोग थे। हम देने का काम करते थे। और हम क्या देने का काम करते थे? हम भीख देने का काम करते थे, हम भिक्षा देने का काम करते थे, हम दान देने का काम करते थे। हम उन लोगों को कुछ देने का काम करते थे जो हमारे दरवाजे पे आते थे और कहते थे भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। और हमने उनको इतना दिया कि हमने वो नाम भी उनको दिया। उनका जो नाम है वो नाम भी हमने दिया। भिक्षा में हमने उनको नाम भी दिया। भिक्षा में हमने उनको रोटी भी दी। भिक्षा में हमने उनको रहने के लिए छप्पड़ भी दिए। भिक्षा में हमने उनको पहनने के लिए लत्ते भी दिए। भिक्षा में हमने उनको जगह भी दी। भिक्षा में हमने उनको धान भी दिया। भिक्षा में हमने उनको धन भी दिया। लेकिन हमने जिस मंशा से दिया वो मंशा ये रही, गरीब है, आया है, भूखा है, दरवाजे पे खड़ा है, इसको कुछ दे देते हैं। लेकिन मांगने वाले की जो इंटेंशन है, मांगने वाले की जो मंशा है वो ठीक नहीं है। मांगने वाले की मंशा है एक बार दान ले, जरा घर का दरवाजा खुले तो देखें घर के अंदर क्या है। एक बार धान ले तो जरा देखें कि धान कहां से आता है। एक बार देखें तो जब जब धान आती है तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है। एक बार देखें तो जब भोजन दिया जाता है तो साथ में क्या आशीर्वाद दिया जाता है। एक बार देखें तो जब ये सारे इकट्ठे होते हैं और बैठते हैं, अपने लिए फैसले लेते हैं, तो उस समय उन फैसलों से क्या असर होता है। एक बार देखें तो कि ये जो संस्कृति पूरी की पूरी यहां चल रही है, उस संस्कृति को चलाने वाले ये लोग ये जीवन कैसे जीते हैं। क्योंकि मंशा संस्कृति को देखने की नहीं है, मंशा सभ्यता को देखने की नहीं है। मंशा सभ्यता और संस्कृति पे अपनी मोहर लगाने की है। मंशा संस्कृति को अपना बनाने की है। मंशा संस्कृति पे अपना ठप्पा लगाने की है। क्योंकि आक्रांता जब भी बाहर से आता है, आक्रमणकारी जब भी बाहर से आता है, वो अपनी सभ्यता लेके नहीं आता है, वो अपने कल्चर लेके नहीं आता है, वो अपनी संस्कृति लेके नहीं आता है। वो तो बस आता है, लूट के इरादे से आता है, खसोट के इरादे से आता है, भिक्षा के बहाने घर में घुसने के इरादे से आता है, कुछ मांगने के बहाने कुछ छीनने के इरादे से आता है, कुछ लेने के बहाने कुछ लूटने के इरादे से आता है। और जब हम उसके लिए स्पेस खुली छोड़ देते हैं, वो मांगते 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 कब लूट के, कब खसोट के, कब चोरी करके और कब हमारी संस्कृति में घुस के उस पर अपनी मोहर लगा के कहने लगता है कि ये तो हमारे त्योहार हैं, ये तो हमारी संस्कृति है, ये तो सब कुछ हमारा है, ये तो धर्म भी हमारा है, ये तो देश भी हमारा है, ये नदियां भी हमारी हैं, ये पहाड़ भी हमारे हैं। और ऐसे करते 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 वो तोड़ कर देता है। तो ये जो खराब मंशा से लूटने खसोटने आया और धीरे धीरे हमारी पूरी सभ्यता पूरी संस्कृति पर अपनी मोहर लगा दी, और आज उसको कहता है वो उसकी संस्कृति है, मगर मगर असल बात यह है कि उसकी कोई संस्कृति नहीं है, वो तो बाहर से आया। उसका नाम है बमण। उसको नाम भी हमने दिया, जैसे उसको भीख दी हमने, ऐसे नाम भी भीख में हमने इसको दिया, बमण। क्योंकि हम यहां पे जो समता में रमण करने वाले लोग थे, अच्छे सच्चे लोग थे, बांट के खाने वाले लोग थे, किसी की सहायता करने वाले लोग थे, अपनी संस्कृति चलाने वाले लोग थे, घर में एक साथ रहने वाले लोग थे, कुनबे में एक साथ रहने वाले लोग थे, संघ में बैठ के अपनी समस्याओं पे विचार करने वाले लोग थे, उन समस्याओं का समाधान करने वाले लोग थे। हम सारे के सारे लोग सच्चे अच्छे लोग समण कहलाते थे। और जब हमारे देश में, हमारी धरती पे, हमारे कल्चर में, हमारी विसिनिटी में कोई बाहर से आया तो वो हमारे विपरीत हुआ और हमने उसको नाम दिया वमन। तो ये बात साफ हो जाती है कि जो बाहर से आया और जो विपरीत विचारधारा का है, जो विपरीत है, हमसे रंग रूप में अलग है, हमसे बातचीत में अलग है, उसका यहां पे कोई काम नहीं है, वो कुछ कमा के खाता नहीं है, वो भीख मांग मांग के खाता है। हमने उसको मार्क कर दिया और सबको बता दिया कि भाई ये हमारे से विपरीत है, ये वमन है, ये मांग के खाता है, और हम सब समण हैं, हम कमा के खाते हैं। हम कस्सक हैं, हम किसानी का काम करते हैं, इसलिए हम समण हैं। हम कुंभकार हैं, हम बर्तन बनाते हैं, इसी देश में रहते हैं, इसी धरती पे रहते हैं, इसलिए हम समण हैं। हम लोहे की चीजें बनाते हैं, हम लोहार हैं, हम इसी धरती पे रहते हैं, इसलिए हम समण हैं। हम चमड़े का काम करते हैं, हम चमड़ा उतार के उसके कपड़े बनाते हैं, उसकी चीजें बनाते हैं, हम चमकार हैं, हम इसी धरती के लोग हैं, हम समण हैं। हम
अपना काम सारा का सारा खुद करते हैं। हम सोना भी पीटते हैं, उसके क्या नाम है, अपने जेवरात भी बनाते हैं। तो हम सोने का काम करने वाले हम सुनार हैं, हम इसी धरती के लोग हैं, हम समण हैं। हम सब अलग अलग काम करने वाले लोग हैं। कोई लोहे पीटने का काम कर रहा है, कोई लकड़ी से कुछ बनाने का काम कर रहा है, कोई मिट्टी से कुछ बनाने का काम कर रहा है, कोई सोने से कुछ बनाने का काम कर रहा है, कोई तांबे से बनाने का कुछ काम कर रहा है, कोई घोड़े पालने का काम कर रहा है, कोई गाय भैंस पालने का काम कर रहा है, कोई दूध देने का काम कर रहा है, कोई रक्षा करने का काम कर रहा है, कोई पढ़ाई लिखाई का काम कर रहा है, कोई ज्ञान देने का काम कर रहा है। वो सारे काम इसी धरती पे इसी जगह हो रहे हैं। हम सब में ये सारी चीज कॉमन है, इसलिए हम सारे के सारे समण हैं। लेकिन वो जो बाहर से आया है, जिसका अपना कोई काम नहीं है, वो हमारे कामों पे खाता है, हमने उसको नाम दिया कि वो बमण है। ये बात साफ हो जाती है कि ये लकीर सीधी है और इस लकीर को हम हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं। अब इसके बाद जो बात आती है वो ये आती है कि कैसे किसी भी संस्कृति को, किसी भी संस्कृति को, किसी भी सभ्यता को जब खराब करना हो, उस पर अपनी मोहर लगानी हो या उस पर अपना कब्जा जमाना हो, तो प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं। बहुत विचार के साथ प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं। वो प्रोपेगेंडा कुछ भी हो सकते हैं। वो प्रोपेगेंडा हो सकता है भाषा में बदलाव करना, वो प्रोपेगेंडा हो सकता है वेशभूषा में बदलाव करना, वो प्रोपेगेंडा हो सकता है कि जो अच्छे काम आप कर रहे हो उन कामों को बुरा बताने का काम करना, वो प्रोपेगेंडा हो सकता है कि जो आप अपनी रक्षा के लिए अपने साथ सख्त दंड रखते हो उसी को बुरा बता देना। वो प्रोपेगेंडा हो सकता है कि जब सन्निपात बाहुल पे शनिवार के दिन आप शुभ शनिचर्या करा करते हो और उस शनिचर्या में सारे के सारे लोग बैठ के अपनी समस्याओं पे विचार करते हैं और साथ में एक साथ बैठ के ये देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना। उस काम को कोई बुरा बता दे और उसका प्रचार प्रसार कर दे, तो ये भी सभ्यता को बदलने का काम होता है। तो ऐसे काम सदा से होते रहे और जब ये काम हुए तो ये कामों के बदले में हमें क्या मिला? हमें मिली अपने ही धरती पे दुअम दर्जे की नागरिकता। हमें मिली अपनी ही धरती पे डुअल सिटीजनशिप। हमें मिली अपने ही धरती पे घृणा से देखने वाली निगाहें। और जो अच्छे काम हम करते आ रहे थे, जो अच्छी चीजें हम करते आ रहे थे, चाहे वो बर्तन बनाने का काम हो, चाहे वो चमड़ा काटने का काम हो, चाहे वो खेत कसने का काम हो, चाहे वो लकड़ी के काम करने का काम हो, चाहे वो रक्षा करने का काम हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई करने का काम हो, जिस काम से दूसरे लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता था उस काम को सबसे सबसे ज्यादा बुरा बताया गया। और जिस काम से उनको लगता था कि ये सारे के सारे काम ये ऐसे काम है कि राजा बनने वाले काम है, ये बुद्धि के काम है, ये आगे बढ़ने वाले काम है, इन कामों से सारी चीजें आगे चलती है, उन पे अपना काम अपना कब्जा कर लिया। जैसे पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई को बताते हैं कि तुम्हारा काम नहीं है ये, तुम खेती किसानी करते हो खेती किसानी करो, तुम सुनारी करते हो तुम सुनारी करो, तुम लुहारी करते हो तुम लुहारी करो, तुम बर्तन बनाते हो तुम बर्तन बनाओ। पढ़ाई लिखाई का काम तुम्हारा नहीं है, पढ़ाई लिखाई का काम तो हमारा है, पढ़ाई लिखाई हम करेंगे, तुम तो यही करो। तो हमारे जो अच्छे काम है उसको बुरा बता दिया और वो काम जिससे ताकत आती है उसको अपना बना लिया। ये सब प्रोपेगेंडा होते हैं। ये सब चीजें वो होती हैं जिससे कोई भी सभ्यता बनाई है बिगाड़ी जाती है। क्योंकि जब पढ़ाई लिखाई का काम करेगा तो धीरे से भाषा में बदलाव कर देगा, जब पढ़ाई लिखाई का काम करेगा तो धीरे से इतिहास में बदलाव कर देगा, जब पढ़ाई लिखाई का काम करेगा जो चीजें लिखी हुई हैं उनको बताएगा कुछ और, जब पढ़ाई लिखाई का काम करेगा तो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो अपनी फेवर में कर लेगा, जब पढ़ाई लिखाई का काम करेगा तो सारे के सारे इतिहास को कैसे अपने फेवर में मोड़ देगा वो पता भी नहीं चलता। वही हुआ। लेकिन उन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन चीजों से फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जितने भी पढ़ाई लिखाई के काम हैं वो सब पुराने समय में हमारे काम, जितने भी ऐसे काम हैं जिनसे देश चलता है वो सारे के सारे हमारे काम। इतिहास को जिस तरीके से बदला जाता है उसका उदाहरण आप आज के समय में देख सकते हैं। अब से 10 साल पहले, अब से 15 साल पहले, अब से 20 साल पहले जिन चर्चाओं को हम किया करते थे आज के परिप्रेक्ष्य में, देश के आज के परिप्रेक्ष्य में जिन चर्चाओं को हम किया करते थे और माना करते थे कि इससे हमारी उन्नति होगी, आज हमने वो चर्चाएं करनी बंद कर दी। जिन चर्चाओं को हम किया करते थे और ये माना करते थे कि यही काम हम करेंगे, इन्हीं बातों को करते रहेंगे तो देश की जीडीपी बढ़ेगी, जिन चर्चाओं को हम किया करते थे और बात किया करते थे वो कहा करते थे कि भाई ये करते रहेंगे तो हमारा उद्धार भी हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपके सामने इतिहास बदल गया। अब ना आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, अब ना आप कोर्ट में जाके अपने अधिकार मांग सकते हो, अब ना आप ज्ञापन दे सकते हो, अब ना आप किसी झंडे या किसी बैनर के तले जा सकते हो, क्योंकि 1 मिनट में कोई एक्शन होता है। कहीं आप प्रोटेस्ट करने जाओगे तो पुलिस आगे लठ मार के भगा देगी। 1 मिनट में कोई एक्शन होता है
कहीं आप ज्ञापन देने जाओगे तो पता चला कि आप ही के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो गई। आप कोर्ट में गए कुछ मांगने तो पता चला आप पे ही बहुत हैवी कॉस्ट लगा दी कि तुमने आके कोर्ट का समय बर्बाद करा, चलो 50,000 रुपए जमा करो। तो ये सारी चीजें चला करती हैं और ये सारी चीजें हमारी आंखों के सामने बदल रही हैं। इन बदलती हुई चीजों से अगर हमने ये नहीं सीखा कि ये बदली क्यों और ये ठीक कैसे होंगी, तो हमारा बुद्धिमान होना, हमारा इंटेलेक्चुअल होना और हमारा अक्लमंद होना, इस धरती पे रहना किसी काम का नहीं है, बेकार है। इसलिए हमने क्या काम करना शुरू किया, हमने अपना पुराना इतिहास निकालना शुरू किया। हमने ये देखना शुरू किया कि अशोक के समय में हम ऐसा क्या काम किया करते थे कि जिसकी बदौलत हम शिलालेख लिख दिए हमने। जब लिखे तो किसके लिए लिखे, अपने लिए तो लिखे होंगे, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हम पढ़ने का भी काम करते हैं। हम ऐसा क्या काम किया करते थे कि बुद्ध को संघ बनाने का आइडिया आया तो पता चला कि हम सन्निपात बाहुल किया करते थे, शनिवार को बैठा करते थे, सप्तक दंड लेके बैठा करते थे, सन्निचर्या किया करते थे। तो फिर हमने रिसर्च करी तो हमने देखा कि हम ऐसा क्या काम करते थे कि हमारे घर परिवार इतने बढ़िया चलते थे। तो हमें पता चला कि हम तो महिला प्रधान देश थे, हमारी तो महिलाएं सारा देश चला दिया करती थी, हमारी तो महिलाएं सारी चीजें चला दिया करती थी। तो हमने देखा कि इस देश में जितने भी त्योहार हैं, हमने जब रिसर्च करी तो पता चला कि भैया ये त्योहार कहां से आए। तो पता चला त्योहार तो हमारे अपने हैं। जब त्योहार हमारे अपने हैं तो हम इनसे घृणा क्यों करें, क्योंकि ये तो हमारी सभ्यता का हिस्सा है। कोई भी सेलिब्रेशन हमारी सभ्यता का हिस्सा होता है। तो पता चला कि सारे के सारे सभ्यता जो है ये हमारी है, हमारे जितने भी त्योहार है सब हमारे हैं। तो हमने सारी चीजें देख के, सारी चीजें समेट के, सारी चीजें इकट्ठी करके एक धागे में पिरोनी शुरू करी। और उस धागे को पिरोते 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 जब माला बन के तैयार हुई तो उस माला का नाम रखा गया समता में रमण करने वाले लोगों का संघ, यानी समण संघ। समणों का वो संघ जो दुनिया का पुरातन संघ है। वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने इतिहास पे गौरव करता है, अपने इतिहास पे गर्व करता है, अपने इतिहास को खोद के लाता है, सबको अपनी आइडेंटिटी से वाकिफ कराता है, सबको उनकी पुरातन पहचान पे लेके जाता है। क्योंकि सबको बताया यह गया है कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी जाति से है, तुम्हारी पहचान तुम्हारे काम से है। लेकिन काम तो बदल जाया करते हैं, काम तो बदल जाते हैं। मेरे पिताजी व्यापार करते हैं तो उनके काम करने की जो जाति है वो व्यापारी है। मैं वकील हूं तो मेरी जो जाति है वो वकील है। मेरा बच्चा कल को अगर डॉक्टर बन जाता है तो उसकी जाति डॉक्टर हो जाएगी। तो इसका मतलब काम बदल जाया करते हैं, काम से जाति तय नहीं होती। लेकिन फिर भी हमको यह बताया गया कि ऐसे ऐसे होता है, जाति तो ऐसे ऐसे तय होती है। और सबसे कमाल की बात, जिसने षड्यंत्र के तहत हमको बताया उसने तो बताया, उसने हमारे लिए हो सकता है गलत काम किया हो, लेकिन उसने अपने लिए ठीक काम किया। उसने अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी भविष्य की सुरक्षा के लिए उसने वही काम किया जो उसको करना चाहिए था। लेकिन बेवकूफी हमारी है, इसमें दुर्बलता हमारी है, इसमें बिना क्या नाम है, बेवकूफी बुद्धि हमारी है कि भैया उसने जो हमको झुंझुना पकड़ाया उसको हम आज तक बजाते आ रहे हैं। आज तक हम कहते आ रहे हैं कि मैं फलानी जाति का हूं, मैं फलानी जाति का हूं, मैं फलानी जाति का हूं, मैं फलानी जाति का हूं। हम ये बात को बार बार कहते जा रहे हैं कि हमारे टूट के 6,743 टुकड़े हो गए जातियों के नाम पे। लेकिन कोई भी इस बुद्धि को लगाने को तैयार नहीं है कि जब आप इस सेंटेंस को कहते हो कि हमारे टूट के 6,743 टुकड़े हो गए, तो किसमें से टूटे हम? वो क्या चीज थी जिसमें से हम टूटे? वो कौन सा एक पत्थर था जिसके टूटने से 6,743 टुकड़े हो गए? वो कौन सी एक जात थी जिसके टूटने से 6,743 हो गए? वो कौन सी संस्कृति थी जिसके टूटने से 6,743 टुकड़े हो गए? वो कौन सा कल्चर था जिसके बिखरने से इतनी सारी जातियां बनी हैं? वो कौन सी चीज थी जिसके बिखरने से हम सारे बिखरे बिखरे घूम रहे हैं और इतने टुकड़ों में टूट चुके हैं कि अपने अधिकार खोए चले जा रहे हैं, 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 कुछ मिल नहीं रहा। कोई नहीं बताता इस चीज को। क्यों नहीं बताता? इसलिए नहीं बताते क्योंकि जो अपने समण इस चीज को बताएंगे तो उनको यह भी बताना पड़ेगा कि हम समण में से टूटे और समण में से टूट के हमारे इतने टुकड़े हुए, 6,743 जातियों में बढ़ गए। और अब अगर हम ये बताएंगे कि सारी की सारी जातियां एक साथ मिलके समण संस्कृति को बताती हैं, एक साथ मिलके समण संस्कृति का प्रचार करती हैं, समण इतिहास को अनरैप करती हैं, समण इतिहास के बारे में बताती हैं, तो उनको साथ में ये भी मानना पड़ेगा कि वो खुद जो जातियों के नाम पे काम कर रहे हैं, वो खुद जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे काम कर रहे हैं, वो खुद जो अलग अलग समर नेताओं के नाम पे काम कर रहे हैं, वो खुद जो अलग अलग अपने अपने धर्मों में बंधे हुए काम कर रहे हैं, वो खुद अपने अपने पंथों में बटे हुए काम कर रहे हैं, वो खुद अपने अपने बिलीफ्स में बंधे हुए हैं, उनको ये बताना पड़ेगा कि वो सारे के सारे काम गलत कर रहे हैं। अपने बिलीफ में बंधना गलत नहीं है, अपने मत को मानना गलत नहीं है, अपने मत का प्रचार प्रसार करना गलत नहीं है,
अपनी बात को, अपने पंथ को आगे बढ़ाना गलत नहीं है। जो गलत है वो ये है कि आप जानते हो कि आपकी उत्पत्ति किस कल्चर से हुई है, उसके बाद भी आप उस कल्चर के अलावा एक नई शाखा और निकाले दे रहे हो। आप ये जानते हो कि उस कल्चर में से जब आप आगे बढ़ रहे हो तो उसमें से एक शाखा और निकाले दे रहे हो। आप ये जानते हो कि हमने जितने भी काम करे हैं उससे सिर्फ हमारी टूटी हुई है और हमारी मल्टीप्लिसिटी हुई है, हमारे और ज्यादा टुकड़े हुए हैं। लेकिन आप इस बात को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करोगे सिर्फ क्योंकि ये एक्सेप्टेंस के साथ ही आपको अपनी दुकान में ताला लगाना पड़ेगा, आपको अपने संगठन में ताला लगाना पड़ेगा, आपको अपने पंथ की दुकान में ताला लगाना पड़ेगा, आपको अपनी राजनीतिक पार्टी में ताला लगाना पड़ेगा, आपको अपने जो दरबे अलग अलग बना रखे हैं उनमें ताला लगाना पड़ेगा और एक बड़ी छत के नीचे बैठना पड़ेगा जिसका नाम है समर संघ। लेकिन क्यों बैठेंगे समर संघ के नीचे? हम तो नहीं बैठते समर संघ के नीचे। हम क्यों बैठे समर संघ के नीचे? क्योंकि अगर हम समर संघ के नीचे बैठेंगे तो हमारा समर संघ में आने का मतलब यह है कि समर संघ के 10 गोल्डन नियमों को हमें मानना पड़ेगा। और उसमें से जो सबसे ज्यादा खतरनाक नियम है वो ये है कि ये नियम दूसरों की दुकानें बंद कराता है, वो नियम चंदा बंद कराता है। चंदे से जिनके घर चलते हैं, जिनके मकान चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, पॉलिटिक्स चलती है, उनको बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के मंचों पे भाषण देने का मौका मिलता है, वो नेता को पब्लिक दिखाते हैं, पब्लिक को नेता दिखाते हैं और कुछ बन जाते हैं, वो दुकान बंद करनी पड़ेगी। जब आप ये कहोगे कि हमारे सबके पंथ अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हमारी सबकी पहचान एक है, तो जो पंथ के नाम पे दुकान चलाते हैं उनको अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। जब आप ये कहोगे कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनका सबका उद्देश्य ये है कि समणों का भला हो, लेकिन फिर भी हमने इतनी सारी दुकानें खोल रखी है, अगर संघ की बात मानोगे तो उन पॉलिटिकल पार्टीज में ताला लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ आना पड़ेगा। एक साथ आओगे तो पॉलिटिक्स में तो कॉम्प्रोमाइज होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है, तो आपको एक साथ आके कॉम्प्रोमाइज देखना पड़ेगा, उसको बात करनी पड़ेगी, उसको सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें चला करती। संघ में आने का, अगर लोग ये कहते हैं कि संघ में आने का उनको नुकसान है, तो आप इस बात को गांठ बांध लेना कि नुकसान उनको व्यक्तिगत है, सामाजिक नहीं है। क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी, पद प्रतिष्ठा मंचमाला बंद हो जाएगी, उनका आवन जावन बंद हो जाएगा, फिर तो संघ के घेरे में आ जाएंगे, और संघ के घेरे में आएंगे तो संघ की मर्जी से आएंगे, संघ की मर्जी से जाएंगे। अगर संघ की मर्जी से होगी तो कहीं पहुंचेंगे, संघ की मर्जी कहीं नहीं होगी तो नहीं पहुंचेंगे। उदाहरण के तौर पे आप कह दो कि आप संघ के अंदर हो और संघ की मर्जी के बिना आप कहीं पे गति करो, तो वो गति आपकी व्यक्तिगत तो हो सकती है लेकिन वो संगति नहीं हो सकती। संगति तो वही होगी जो संघ के दायरे में रह के होगी, संघ की जानकारी में होगी, संघ की परमिशन से होगी। इसीलिए नहीं आते हैं संघ में, क्योंकि आके संघ के नियमों बनना पड़ेगा। इसीलिए नहीं आते हैं संघ में क्योंकि आने के बाद संघ में बैठना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा, संघ में सोचना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, तब जाके किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अभी तो बस झोला उठाया, नेताजी ने टोपी लगाई और कहीं भी पहुंच गए। मैं ये महापुरुषों ने ये किया, ये किया, ये किया, एक लंबा चौड़ा भाषण दे के आ गए और वाह 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 तालियां बजवाई। और उन तालियों के को बटोरते 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 नोट भी इकट्ठे कर लेते हैं, पद प्रतिष्ठा भी इकट्ठी कर लेते हैं, हवा भी बना लेते हैं, और उसके बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाके उसका सौदा कर देते हैं, कुछ बना जाते हैं, कुछ पैसे और इकट्ठे कर लेते हैं। आदमी तो बढ़ जाता है लेकिन हम खत्म हो जाते हैं, हम समणों के अधिकार खत्म हो जाते हैं, हम पे थूकने वालों की संख्या बढ़ जाती है, हमारा मजाक उड़ाने वालों की संख्या बढ़ जाती है। वो हंसते हैं, वो खीखी करते हैं, वो कहते हैं देखो हमने इनका एक और तोड़ दिया, हमने इनका एक और खंबा हिला दिया, हमने इनका एक बढ़ता हुआ आदमी और छीन लिया। उस आदमी को होश ही नहीं है, उस आदमी को पता ही नहीं है, उस आदमी की बुद्धि नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि ये सोच ले कि जिन लोगों का सौदा करके आ रहा है ना, जिन लोगों को बेच के आ रहा है और उनको बेच के अपना पॉलिटिकल स्टंट अपना रहा है, उनको बेच के अपनी जेबें भर रहा है, सिर्फ वो लोग नहीं बिक रहे हैं, तेरी आने वाली पीढ़ियां बिक रही हैं, तेरी औलादें बिक रही हैं, तेरी आने वाली जो नस्लें हैं वो खराब हो रही हैं, उसको ही पता नहीं है। लेकिन आज मौज लो, आज जितनी मौज ले सकते हो उतनी लो, क्योंकि कल किसने देखा है। लेकिन संघ में ऐसा नहीं होता। संघ में एक एक संघी इसलिए काम करता है कि आज कुछ मिले ना मिले, लेकिन आज ऐसी कील ठोक के जानी है, आज ऐसी कील ठोक के जानी है कि हमारे आने वाली कई पुश्तें, हमारे आने वाले कई नस्लें उसका फायदा उठा सके। संघ का काम यह होता है। इसलिए जितने भी हमारे संघी हैं, जितने भी हमारे समण हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, वो जब संघ में काम करें, जो संघ की पीली टोपी लगाएं, चाहे अपने बिल्ला लगाएं, चाहे अपने घर पे लिखें, चाहे कैसे भी करके, जब भी उनके सामने एक शब्द आए समण, तो उस बात से ये जान लें, पहचान लें, मान लें कि ये हमारी असल पहचान है,
यही हमको आगे आके आगे लेके जाएगी। और हमें कुछ नहीं करना। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम संघ में आ जाओ, हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम संघ में मत आओ, हम तो ये भी नहीं कहते तुम आके सदन में बैठो, हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम आओ और यहाँ पे काम करो। हम तो ये कहते हैं तर्क कर लो, बात कर लो, और अपनी असल पहचान जो है उसको अपना लो। अपनी असल पहचान को अपना लोगे तो इकट्ठे हो जाओगे, अपनी असल पहचान को नहीं अपनाओगे तो इकट्ठे नहीं होगे। अलग अलग पहचानों में बंधे रहोगे तो बिखरते रहोगे, टूटे रहोगे, और टूटे हुए लोग कभी भी कुछ बना नहीं सकते, टूटे हुए लोग कहीं से कुछ ला नहीं सकते, टूटे हुए लोगों को कोई उनके हक का अधिकार नहीं मिलता, टूटे हुए लोगों को किसी अदालत से कोई अधिकार नहीं मिलता, टूटे हुए लोगों को तो उनके ऊपर टुकड़े फेंक दिए जाते हैं, उन टुकड़ों के ऊपर वो लड़ाई करते हैं और उन टुकड़ों की लड़ाई करते करते मर जाते हैं। दुनिया उन पर हंसती है, दुनिया उनका मजाक उड़ाती है। इसलिए कहते हैं कि हम सारे समण हैं, और अगर हम सारे समण हैं तो ये हमारी जरूरत है, ये हमारी मजबूरी है, और ये हमारी ताकत है कि हम सारे के सारे समण एक संघ में आए, जिस संघ का नाम समण संघ है। और ये समण संघ कोई एक इंडिविजुअल बॉडी नहीं है, ये पूरी सोसाइटी है। जब जब हम संघ में जुड़े हैं, इतिहास गवाह रहा है कि जो जो संघ में जुड़े हैं, जब जब जुड़े हैं, उनके अधिकार बचे हैं, उनकी ताकत बढ़ी है। और उनकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ी है कि उन्होंने इस देश को, जिसको आज हम भारत कहते हैं, उन्होंने इसको महाभारत बना के दिखाया है। इसमें बड़े बड़े काम किए हैं, इसमें पढ़ाई लिखाई के काम किए हैं, इसमें हर तरह के काम किए हैं। इसलिए अपनी पहचान को जान लीजिए कि हमारी पहचान समण है, और समण पहचान से ही हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। संगे सत्ती युगे युगे, संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि। अगर मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हुई है तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। दुनिया में जहां भी समण बैठे हैं सबको संगं नमामि, संतों को वंदामि।